हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी वन शॉट रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जो एग्जाम के कुछ दिन पहले से होता है। ठीक है, आपको बस अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर नहीं आपके पास टाइम है ही नहीं है, ठीक है, अगर वाली बातें छोड़ दो, आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, बहुत कम है और ना के बराबर टाइम है। ठीक है, तो टाइम किस चीज़ का है? टाइम इस चीज़ का है, सिर्फ आप वन शॉट रिवीजन देखिए। ठीक है, आपके पास टाइम सिर्फ इतना ही है कि आप वन शॉट रिवीजन को कवर करके आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको टॉप 20 के एंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर कराएंगे जो कि एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। ठीक है, मतलब आपको जो क्वेश्चंस मैं बता दूंगा वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप इतना कॉन्फिडेंस रखिए एंड इतना हमारे ऊपर ट्रस्ट रखिए। अभी तक आपने स्टूटिक्स का एग्जाम दिया, कोरोजी का एग्जाम दिया एंड अदर भी और सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स पढ़ाते हैं एंड आपको क्वेश्चंस हु बहू एग्जाम में देखने को मिले होंगे। ठीक है, चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है बस इतना पढ़ लो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बस इतना पढ़ लो आपका काम हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 है, यानी आज से हम लोग वन शॉट रिवीजन का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो एंड तक बने रहना, काफ़ी यूजफुल वीडियो होने वाली है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डिफाइन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। इसके स्कोप क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वन शॉट रिवीजन है, काफ़ी क्वेश्चन है इसमें और कई लेक्चर्स में आएंगे। ठीक है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा। ठीक है, तो कई लेक्चर्स करके ऐसे आएंगे, तो थोड़ा हम लोग फास्ट चलते हैं। ठीक है, चलो। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये भैया केमिस्ट्री का ब्रांच है। डील्स विद डिस्कवरी, प्रिपरेशंस, इन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालाइज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। कहने का मतलब ये है कि मेडिसिन का क्या करता है, ये डिस्कवरी करता है, डिस्कवर करता है कैसे कैसे खोज होता है, कैसे ये बनता है, क्या प्रिपरेशंस इसका कैसे ये बनाया जाता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें यूज होते हैं। आइडेंटिफिकेशंस मतलब पहचानने करने वाला, या फिर और फिर क्या है, एनालाइज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, हिंदी फॉर्म में देखते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दवाओं की खोज, निर्माण, पहचान और विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। दवाओं का खोज किया जाता है, इसमें निर्माण किया जाता है और पहचान, विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो ओवरऑल भैया कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वह विज्ञान है, मतलब केमिस्ट्री का वह विज्ञान है जिसमें हम दवाओं की खोज, निर्माण, पहचान और विश्लेषण का अध्ययन करते हैं, जिसे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? चलो, इसका थोड़ा हम लोग स्कोप देख लेते हैं। अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं तो क्या इसका स्कोप है। ठीक है, चलो सबसे पहला नंबर यहाँ पे है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, ड्रग डिस्कवर होता है और ड्रग की डेवलपमेंट होती है। हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड डेवलपिंग न्यू ड्रग्स, मतलब दवाओं की खोज और विकास, नई दवाओं की खोज और विकास में सहायता करता है। जो नई नई दवाएं खोज होती हैं और उसमें विकास जो होता है, उसमें क्या करता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। ड्रग्स एनालाइज में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे ड्रग की प्योरिटी, ड्रग की क्वालिटी एंड ड्रग की स्ट्रेंथ, मतलब शुद्धता, गुणवत्ता और शक्ति की जाँच करता है। कौन? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ही क्या होती है, ड्रग की शुद्धता का जांच होता है, ड्रग की गुणवत्ता का जांच होता है एंड ड्रग की स्ट्रेंथ, यानी उसकी क्या पावर है, कैसे वो अपना थेरेप्यूटिक एक्शन शो करेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो भी क्या, उसकी कहाँ जांच, उसकी जांच जो है हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में उसकी जांच होती है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे फार्मास्यूटिकल के स्कोप में आता है। हेल्प्स इन प्रिपरेशंस एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ मेडिसिन, यानी दवाओं के निर्माण और फॉर्मुलेशन में इसका सहायता करता है। क्या करता है? दवाओं के निर्माण में और दवाओं के फॉर्मुलेशन में भी ये सहायता करता है। समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, क्वालिटी कंट्रोल में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे भैया? ये इंश्योर करता है दवाओं की सेफ्टी को एंड उसके इफेक्टिवनेस को, यानी उसके थेरेप्यूटिक एक्शंस जो हमारे बॉडी में एक्शन शो करता है, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस, यानी उसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है। क्या करता है? प्रभावशीलता क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो ये भी एक स्कोप है। क्या है? ये भी एक स्कोप है हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे चार स्कोप पढ़े, तो अगर चार आप लोग ऐसे छाप देंगे हु बहू, तो आपका नंबर कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल एनालाइज। हमारे फार्मास्यूटिकल एनालाइज में इम्प्यूरिटीज क्या होता है एंड इसका क्या क्या सोर्सेज होता है। तो उससे पहले हम थोड़ा इम्प्यूरिटीज का डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर इम्प्यूरिटीज होता क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग खेत में क्या बोते हैं, खेत में धनिया बोते हैं। ठीक है, धनिया बोते ना, जो धनिया की पत्ती उगती है। अब धनिया के साथ साथ उसमें क्या है, उसमें अनवांटेड पदार्थ आ जा रहे हैं। अनवांटेड मतलब समझते हैं जैसे घास, बहुत ज़्यादा घास आ जा रहा है।
तो आप क्या, आपको घास चाहिए नहीं था लेकिन वो आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे दवाइयों में क्या होती है, हमारे दवाइयों में इंग्रेडिएंट के साथ कोई अनवांटेड सब्सटेंस आ जाते हैं, मतलब वो कोई अनवांटेड बाहरी फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं होती हमारे फार्मास्यूटिकल इसमें सब्सटेंस में, लेकिन फिर भी वो आ जाता है, ठीक है। वो हमारे प्रोडक्ट को ख़राब करने के लिए आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इम्प्यूरिटीज़ बोलते हैं। समझ में आ गया। तो वही होता है कि आप जो धनिया की पत्ती बोए हैं, धनिया की पत्ती में क्या हुआ, धनिया की पत्ती में वो घास आ जाता है, तो घास की ज़रूरत तो थी नहीं लेकिन सर वो आ गया। अब आ गया तो वो क्या हो गया, वो इम्प्यूरिटी हो गया, ठीक है, वो गंदगी आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में इम्प्यूरिटीज आ जाता है, हमारा प्रोडक्ट खराब करता है, हमारा सब्सटेंस खराब हो जाता है उससे, ठीक है। तो वही होता है इम्प्यूरिटीज। देख लेते हैं, इम्प्यूरिटीज आर अनवांटेड और फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। यानी ये अनवांटेड सब्सटेंस होता है या फिर फॉरेन सब्सटेंस होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। इम्प्यूरिटीज वे अवांछित या बाहरी पदार्थ है जो किसी औषधीय पदार्थ में उपस्थित हो जाती हैं, ठीक है, किसी औषधीय पदार्थ में उपस्थित हो जाती हैं, उसको हम लोग इम्प्यूरिटीज बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। चलो आगे इसका सोर्सेज देख लेते हैं कि आखिर इम्प्यूरिटीज हमारे ड्रग्स में कैसे आ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल यानी जो आप कच्चा माल लेते हैं, ठीक है, कच्चा माल जो लेते हैं आप ड्रग्स बनाने के लिए, क्या पता उसमें ही कोई इम्प्यूरिटीज हो, उसमें ही कोई गंदगी हो, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो, ठीक है। तो आप अगर बनाएंगे तो जब बनाएंगे तो आपके ड्रग्स में भी बैक्टीरिया वायरस जाएंगे, तो इससे इम्प्यूरिटीज आ जाएगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्या पता आप पैक कर रहे हैं, पैक करते समय कोई बैक्टीरिया वायरस घुस जा रहा है आपके ड्रग्स में। इनकम्प्लीट रिएक्शंस, क्या पता आपके रिएक्शंस ही कंप्लीट ना हो, अपूर्ण हो। डिकम्पोजिशंस ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज के दौरान डिकम्पोजिशंस यानी भंडारण के दौरान विघटन हो जाता है। कंटामिनेशन से हो सकता है। एंड पैकेजिंग मटेरियल से क्या होता है, इम्प्यूरिटीज हमारे ड्रग्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं, 4-5 पॉइंट सोर्सेज हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सोर्सेज अगर आप पूछ लिया कि सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज को एक्सप्लेन करो, तो ये 4-5 पॉइंट्स लिख के आ जाना, ठीक है, 4-5 पॉइंट्स लिख के आ जाना, नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, राइट ए डिटेल नोट ऑन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड इट्स टाइप। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है और इसके टाइप्स को भी थोड़ा एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि आखिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। ये भैया एक क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड्स है इन विच द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस यानी टाइट्रेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद अ नोन अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है कंप्लीटली रिएक्ट करता है विथ नोन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो नोन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उससे रिएक्ट करता है उसके साथ। एनालाइट इज मेजर्ड टू डिटरमाइन इट्स कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ। एनालाइट क्या करता है, उसको मेजर करता है या फिर डिटरमाइन करता है उसके कंसंट्रेशन को या फिर उसके स्ट्रेंथ को। वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण एक मात्रात्मक विश्लेषण विधि है जिसमें किसी पदार्थ यानी एनालाइट की ज्ञात मात्रा के साथ पूरी तरह प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक मानक घोल टाइट्रेंट का आयतन मापकर उसकी सांद्रता निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक आप सरल लाइन में क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक यानी स्टैंडर्ड सोल्यूशन से दवा की सटीक मात्रा पता करना, ठीक है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन से दवा की सटीक मात्रा यानी उसकी क्वांटिटी पता करने की प्रोसेस को ही हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किसे कहते हैं, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उससे दवा की सटीक मात्रा पता करने की प्रोसेस को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। समझ में आ गया इतना। चलो तो यहाँ पे कुछ की टर्म्स हैं। यहाँ पे देखो टाइट्रेंट का क्या मतलब होता है, ब्यूरेट से डाले जाने वाले मानक घोल को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं। एनालाइट क्या होता है, जिस पदार्थ का विश्लेषण किया जा रहा है, देखो ये एनालाइट है, ये पूरा डब्बा है ना, इसको एनालाइट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पदार्थ का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। ओके, इन पॉइंट क्या होता है, जहां प्रतिक्रिया पूरा होती है, ये देखो इंड पॉइंट है, यहाँ पे प्रतिक्रिया पूरी होगी, यहीं पे कलर चेंज दिखेगा, ठीक है। ओके, इंडिकेटर क्या होता है, कलर चेंज से इंड पॉइंट दिखाता है। इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज से इंड पॉइंट दिखाता है, तो इसको हम इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम इरेज कर देते हैं एंड आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, देखो तो आप लोग फिगर अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसा भी हो, ठीक है। चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं कि आखिर टाइट्रेशन होता क्या है। तो प्रोसेस ऑफ एंडिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्लोली टू अनदर सॉल्यूशन अंटिल रिएक्शंस इज कंप्लीट। मतलब मानक घोल जो होता है, बिलियन होता है, इसको धीरे धीरे दूसरे बिलियन में मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग टाइट्रेशन बोलते हैं। बोलते नहीं कि टाइट्रेशन, ठीक है। तो टाइट्रेशन क्या होता है, जो मानक बिलियन होता है उसको धीरे धीरे दूसरे बिलियन में मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होता है भैया, सॉल्यूशंस ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, जो नॉन कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। कहते नहीं है कि भैया एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होता है, एक टेस्ट सॉल्यूशंस होता है, ठीक है।
जब आप लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो एक स्टैंडर्ड होता है, एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉन कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉन कंसंट्रेशन होता है। और टेस्ट क्या होता है, टेस्ट तो परफॉर्म ही कर रहे होते हैं। इंडिकेटर क्या होता है भैया, सब्सटेंस यूज टू डिटेक्ट द इन पॉइंट्स बाय कलर चेंज। रंग परिवर्तन द्वारा अंतिम बिंदु बताने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक का टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो तीन टाइप्स है, एसिड बेस टाइट्रेशंस, रेडॉक्स टाइट्रेशंस, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइट्रेशंस है, तो इसको थोड़ा एक दो में हम लोग क्या करते हैं, एक दो टाइट्रेशंस हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस टाइट्रेशंस आखिर होता क्या है बताओ। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, इन दिस मेथड एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस टू फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। भैया इस विधि में एसिड और बेस अभिक्रिया कर कर साल्ट और पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साल्ट और पानी बनाते हैं। इस विधि में एसिड होता है और बेस होता है, ठीक है। ये दोनों अपने आप से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं। इन पॉइंट जानने के लिए इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। फिर क्या होता है भैया, इन पॉइंट जानने के लिए इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल HCl है, हाइड्रोक्लोराइड एंड NaOH है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH, ठीक है। तो ये रहा एसिड बेस टाइट्रेशन। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है भैया, रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, इन दिस टाइट्रेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस टेक प्लेस। इस टाइट्रेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया होती है। एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है एंड दूसरा पदार्थ क्या करता है, गेन करता है। इसमें जो होता है, एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एंड एक पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी प्राप्त करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, KMnO4 टाइट्रेशन। क्या है भैया, KMnO4 टाइट्रेशन, ठीक है। ये रहा भैया रेडॉक्स टाइट्रेशन। आगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, इन दिस टाइट्रेशन मेटल्स आयन फ्रॉम स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद चिलेटिंग एजेंट EDTA। क्या होता है भैया, इस टाइट्रेशन में जो मेटल्स आयन होते हैं जिसको EDTA बोलते हैं, ये चिलेटिंग एजेंट होता है। मतलब वो उसके सतह पर पकड़ लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जटिल बना लेता है। मेटल्स आयन के निर्धारण में उपयोग किया जाता है। मेटल्स आयन के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण क्या है, पानी की हार्डनेस की निर्धारण। क्या हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर हार्डनेस। वाटर हार्डनेस का डिटरमाइन करता है, ठीक है। उसको ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। समझ में आ गया। तो ये रहा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इतना इतना आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या बोल रहा है भैया, डिस्कस द प्रिंसिपल रिएक्शंस एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट बता दो। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट क्या होता है भैया बताओ। किसी को कुछ पता है, हमने प्रीवियसली वीडियो में आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट पढ़ाया था। किसी को अगर कुछ पता है तो बताओ आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट क्या होता है, ठीक है। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, भैया इसका प्रिंसिपल थोड़ा देख लेते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन रिएक्शंस ऑफ आर्सेनिक गैस विथ हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टैन on mercury chloride paper in presence of reducing agent like potassium iodide. It is also called Gurdjieff test and requires special apparatus. जो लिमिट टेस्ट आर्सेनिक होता है भैया, ये बेस्ड होता है रिएक्शंस किसके बेस पे होता है, आर्सेनिक गैस और हाइड्रोजन आयन के बेस पे होता है। आर्सेनिक गैस और हाइड्रोजन आयन के बेस पे होता है। और इसमें क्या होता है, येलो स्टैन होता है, मतलब येलो कलर प्रोड्यूस होता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के प्रेजेंस पे येलो स्टैन बनता है, ठीक है। येलो स्टैन बनता है एंड इसमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी मिलाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड्स। इसको क्या बोला जाता है भैया, गडजेट टेस्ट बोला जाता है। इसको गडजेट टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट, स्पेशल अपार्टस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे देखो ये स्पेशल क्या होता है, अपार्टस है, गडजेट, ठीक है। गडजेट अपार्टस होता है। इसी में लिमिट टेस्ट किसका, आर्सेनिक का परफॉर्म किया जाता है। इसी अपार्टस में आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में आर्सेनिक एसिड प्रेजेंट होता है उसके सैंपल में। फिर भैया इज रिड्यूस टू आर्सेनिक एसिड। यही आर्सेनिक एसिड क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है आर्सेनियस एसिड में। यही आर्सेनिक एसिड रिड्यूस हो जाता है आर्सेनियस एसिड में बाय रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होता है जैसे पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस एसिड, जिंक हाइड्रोक्लोराइड एसिड। ये कुछ रिड्यूस क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जिससे क्या होता है भैया, जिससे जो हमारा आर्सेनिक एसिड होता है आर्सेनियस एसिड में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसका रिएक्शन देख लेते हैं। देखो आर्सेनिक एसिड जो होता है आगे हाइड्रोजन द्वारा क्या होता है, आर्सेनिक गैस यानी रिड्यूस हो जाता है, आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये आर्सेनिक एसिड है, ये रिड्यूस होकर आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो आर्सेनिक एसिड है ये रिड्यूस होकर आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब यही आर्सेनियस एसिड ये आर्सेन में बदल जाता है। किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन की उपस्थिति में यही आर्सेनियस एसिड क्या होता है, ये आर्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करके येलो स्टैन देती है, यानी पीला कलर देती है, ठीक है। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ क्या होती है, रिएक्ट करके क्या करती है, पीला कलर देती है, ठीक है। तो बेसिकली ये अपैरेटस है। इसी अपैरेटस में हम लोग क्या करते हैं, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। समझ में आ गया।
ओके इसका प्रोसीजर देख लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। ये जो फ्लैस्क है इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले सैंपल को लिया आता है, फिर ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम आयोडाइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम आयोडाइड ये कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि हम मिलाते हैं इसमें। ऐड जिंक टू जनरेट आर्सिन गैस, इसमें जिंक मिलाते हैं ताकि इसमें आर्सिन गैस जनरेट हो पाए। फिर क्या करते हैं, प्लेस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर एट द टॉप ऑफ अपैरेटस, यहाँ पे क्या होता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगाते हैं अपैरेटस के टॉप पर। फिर अलाउ रिएक्शंस फॉर स्पेसिफिक टाइम, यानी 40 मिनट तक इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्शंस होता है। कंपेयर द स्टैंड विद स्टैंडर्ड, फिर क्या होता है भैया, फिर जो दाग बनता है उसकी तुलना स्टैंडर्ड से हम लोग करते हैं। जो नॉन कंसंट्रेशन रहता है उसकी तुलना हम लोग किससे करते हैं, ये जो बने हुए दाग, इसमें जो दाग बने होते हैं इसका तुलना हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन से करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम अपना लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसका प्रोसीजर यही है। ठीक है, आगे कंक्लूजन देख लेते हैं भैया। इफ स्टैंड्स ऑफ सैंपल इज नॉट मोर इंटेंस देन स्टैंडर्ड द टेस्ट पास, यानी यदि जो नमूना होता है, नमूना का दाग होता है जो स्टैंडर्ड से अधिक गहरा नहीं है, अगर स्टैंडर्ड से अधिक गहरा नहीं है तो भैया लिमिट टेस्ट आपका पास माना जाता है। ठीक है, और अगर अधिक गहरा है तो भैया लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंशन एजेंट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स यूजेस एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ प्रोप्रानोलोल एंड कैप्टोप्रिल। भैया एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट को थोड़ा क्लासिफाई करना है और प्रोप्रानोलोल एंड कैप्टोप्रिल के स्ट्रक्चर्स को, यूजेस को एंड फॉर्मुलेशंस को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एंटी हाइपरटेंशन एजेंट में सबसे पहला नंबर क्या है, डायरेटिक्स। डायरेटिक्स कौन सा ड्रग्स है, डायरेटिक्स हमने आपको बताया था कि डायरेटिक्स क्या होता है, ये जब बॉडी में जाता है तो यूरिनेशन बढ़ जाता है। ठीक है, यूरिनेशन के माध्यम से जो एक्सेस वाटर सोडियम होता है बॉडी से बाहर निकालता है। बीटा ब्लॉकर जो एटेनोलोल प्रोप्रानोलोल, एसी इनहिबिटर कैप्टोप्रिल इनहेलेप्रिल। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन एंड वासोडाइलेटर भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स क्या है, क्लासिफिकेशन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें कौन कौन से ड्रग्स हैं, 2-2 3-3 ड्रग्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ड्रग्स नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ आपके जानकारी के लिए भी आप याद कर लीजिएगा। एंड एग्जाम में पूछ भी लेता है कि बीटा ब्लॉकर्स का कौन सा ड्रग्स है, एसी इनहिबिटर्स का कौन सा ड्रग्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रोप्रानोलोल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि प्रोप्रानोलोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले इसमें नेप्थलीन रिंग्स होती है, कौन सी, नेप्थलीन रिंग्स होती है, 2 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। यहाँ पे देखो 2 क्या होती हैं, 2 नेप्थलीन रिंग्स है, इसको बेंजीन रिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बेंजीन रिंग्स बोलते हैं। ये भैया कनेक्टेड वाया ईथर लिंकेज, ये ईथर लिंकेज से कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ईथर लिंकेज से कनेक्टेड है, किससे भैया, OH एल्कोहल ग्रुप से। ठीक है, एल्कोहल ग्रुप से। यहाँ पे देखो हैज 3 कार्बन साइड चेन, यहाँ पे देखो 3 कार्बन चेन होता है, 3 कार्बन चेन होता है, कौन सा भैया, 3 कार्बन चेन होता है। यहाँ पे देखो 3 कार्बन चेन है ना, तो 3 कार्बन चेन यहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे हम लोग थियरी भी दिए हैं एंड यहाँ पे इमेज भी दिए हैं, तो अगर आप लोग थियरी को समझ लेते हैं तो भैया आप स्ट्रक्चर्स को इजिली बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन चेन साइड में है, 3 कार्बन चेन साइड में है। फिर क्या है भैया, मिडिल कार्बन कंटेन्स OH ग्रुप सेकेंडरी एल्कोहल। फिर क्या होता है भैया, यहाँ पे देखो सेकेंडरी एल्कोहल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल ग्रुप्स है। ठीक है, OH कनेक्टेड है ना। फिर क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन अटैच टू इसोप्रोपाइल ग्रुप, यानी यहाँ पे इसोप्रोपाइल ग्रुप में नाइट्रोजन भी कनेक्टेड है। ठीक है, इसोप्रोपाइल ग्रुप में यहाँ पे नाइट्रोजन भी कनेक्टेड है। तो ये कुछ सिंपल सा इसका क्या है, स्ट्रक्चर्स है। आगे इसका थोड़ा यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। हाइपरटेंशन, एंजाइना एंड एरिथमिया में। ठीक है, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंजाइना यानी जो एक प्रकार का चेस्ट पेन होता है, एरिथमिया क्या होता है, जो एबनॉर्मल हो जाता है, अनियमित धड़कन हो जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मुलेशन भैया टैबलेट के फॉर्म में आता है, कैप्सूल के फॉर्म में आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। तो ये कई फॉर्म में आते हैं। ठीक है, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन तीनों फॉर्म में आते हैं, समझ में आ गया। ओके, कैप्टोप्रिल क्या होता है भैया, इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कंटेन प्रोलाइन लाइक रिंग 5 मेम्ब्रेन रिंग विद नाइट्रोजन, 5 रिंग वाले नाइट्रोजन मेम्ब्रेन से क्या होता है, ये कंटेन होता है। यहाँ पे देखते हैं, देखो 5 रिंग वाले नाइट्रोजन से क्या हुआ, कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक क्या होती है, एसिड ग्रुप यहाँ पे बने होते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से यहाँ पे कंटेन होता है। एंड यहाँ पे देखो नीचे क्या बोल रहा है भैया, थायोल ग्रुप SH भी कनेक्ट होता है, थायोल ग्रुप SH भी यहाँ पे कनेक्टेड है। स्ट्रक्चर छोटा सिंपल होता है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है बहुत छोटा है और बहुत सिंपल है, तो ये बहुत ईजी सा है। बस ये आपको थियरी कंप्लीट करना होगा, स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी में यूज किया जाता है। हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में इसका यूज किया जाता है। और इसका फॉर्मुलेशन भैया टैबलेट फॉर्म में एंड ओरल सॉल्यूशंस में आता है। इसका जो फॉर्मुलेशन है टैबलेट के फॉर्म में एंड ओरल के सॉल्यूशंस में इसका फॉर्मुलेशन आता है। ठीक है, चलो तो भैया आज के लेक्चर में हम लोग टॉप 20 के 5 क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज किए। ठीक है,
टॉप 20 के 5 क्वेश्चन को रिवाइज किए। बाकी इसका पूरा नोट्स आपको वार्म फार्मेसी के ऐप पे मिल जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो हमारा वार्म फार्मेसी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यानी सेकंड लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।